हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी के सिलेबस में है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोत हैं। तो उन स्रोतों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया है। आज हम लोग परतों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे सियाल, सीमा, निफे क्या है, या फिर क्रस्ट मेंटल कोर क्या है। दो प्रकार से विभाजन किया गया, उन दोनों विभाजन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग विभाजन देखेंगे निफे, सीमा और सियाल। इसको सियाल, सीमा, निफे बोलते हैं। और इसका विभाजन किस वैज्ञानिक ने किया है? तो एक एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक था। उसने पृथ्वी की परतों का विभाजन सियाल, सीमा, निफे में किया है। ये देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर, उसके आधार पर इन्होंने विभाजन किया है परतों का। तो ये एडवर्ड स्वेस वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा पहली परत जो है वो सियाल है। ये देखिए, ये जो पतली सी परत है भूपर पट्टी को छोड़ दें, यानी कि जो एक अवसादी परत होती है उसको छोड़ दें, पतली सी परत होती है। उसके बाद इन्होंने शुरू किया है कि सबसे पहले सियाल आएगा। ये देखिए, यहाँ पे आप नीचे साइड में देखिए सियाल है, भूपर पट्टी है, उसके नीचे सियाल। तो सियाल SiAl, SI से होगा सिलिका और Al से एल्यूमिनियम। इन्होंने बताया कि ये जो सियाल है, यह परत महाद्वीपीय उसादी शैलों के नीचे स्थित है। ये जो भूपर पट्टी है इसी को महाद्वीपीय उसादी शैल कहा गया है, और इसके नीचे सियाल स्थित है। और इसके मुख्य संघटक कौन कौन है? सिलिका और एल्यूमिनियम है। और इनका घनत्व 2.9 यानी कि लगभग 3 के आसपास माना जाता है। यानी कि जो सियाल है इसका घनत्व कितना है? 2.9 या 3 आप कह सकते हैं। और इसकी मोटाई कितनी है? 50 से 300 किलोमीटर के मध्य ये सियाल की मोटाई है। इसके नीचे आ जाता है सीमा। सीमा SiMa, SI से होगा सिलिका, Ma से होगा मैग्नीशियम। ये देखिए, सियाल के बाद सीमा आता है। तो इसके मुख्य संघटक सिलिका और मैग्नीशियम है। यह सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है तथा भारी बेसाल्टी चट्टानों से बनी है। तो किससे बनी है? बेसाल्ट चट्टानों से। और जो पहली वाली बनी थी ये ग्रेनाइट से बनी है। जो सियाल है एक प्रकार से ग्रेनाइट से बनी है, और जो सीमा है ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। इनको आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच है। यानी कि सियाल से जैसे हम लोग सीमा यानी अंदर की ओर गए, घनत्व बढ़ गया। यही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। तो 2.9 से 4.7 के बीच घनत्व होता है, और इसकी औसत मोटाई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। तो सीमा की मोटाई आप देख सकते हैं लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच, यानी कहीं 1000 किलोमीटर है, कहीं 2000 किलोमीटर है, कहीं 15000 किलोमीटर है। मोटाई एक समान नहीं है, अलग अलग है। फिर उसके बाद आता है सीमा के बाद निफे। सियाल, सीमा, निफे, ये केंद्र का जो पार्ट है इसी को निफे बोलते हैं। NiFe, NI से निकिल और Fe से फेरस। फेरस यानी जो लोहा है आपका, आयरन। तो निकिल और आयरन से मिलकर बनी है। सीमा के नीचे स्थित परत है, सीमा के नीचे है, देख लीजिए, यह है सियाल, यह है सीमा और यह है निफे। इसका घनत्व 11 है, 11 से 13 के बीच इसका घनत्व है। तो सबसे अंदरूनी परत है। ये बेसिकली एडवर्ड स्वेस का विभाजन था, सियाल, सीमा, निफे, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो अब हम लोग को बात करना है कि भाई जो है कि एक और इसका विभाजन है, आपने सुना होगा क्रस्ट मेंटल कोर, यानी भूकंप विज्ञान के आधार पर भी उसका विभाजन किया गया है। तो भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों का विभाजन किया गया है, क्रस्ट मेंटल कोर, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी है और उसका एक कटा हुआ पीस यहाँ पर निकाल के रख दिया गया है। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये मान लीजिए पृथ्वी की परत है और इसमें 3 प्रकार की परतें पाई गई। यहाँ से यहाँ तक ये है आपका केंद्र, इसको क्रोड बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ये जो पीला वाला है ये अंदरूनी कोर है, यानी कि इसको आंतरिक कोर बोलते हैं। और उसके बाद जो है उसको बोलते हैं बाहरी कोर। फिर उसके बाद मेंटल आ जाता है। ये जो रेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका मेंटल आ जाता है।
मेंटल के बाद क्रस्ट आता है, सबसे ऊपर वाली परत, ये जहाँ पहाड़ और नदी वगैरह बने हैं, ये आपका क्रस्ट है। तो ये देखिए, इसमें आपको शायद सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्रस्ट। तो ये आपका क्रस्ट हो गया। उसके नीचे ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मेंटल है, फिर यहाँ से यहाँ तक कोर है। तो इसी तीनों परतों के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। और ये विभाजन भूकंपीय विज्ञान के आधार पर किया गया है, यानी जो भूकंप की लहरें होती हैं, तरंगे होती हैं, वे कहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं, उनकी गति कहाँ पे कम हो जाती है, इस आधार पर इसका विभाजन किया गया है। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी के 3 आंतरिक परत, सबसे पहले क्रस्ट आता है। क्रस्ट को भूपरपट्टी बोलते हैं। यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी एवं पतली परत है, सबसे ऊपरी एवं पतली परत है। इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, किंतु महासागरीय क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर है। अब ये देखिए, मान लीजिए ये मैंने बनाया, सॉरी, ये मैं क्रस्ट बना रहा हूँ या भूपरपट्टी बना रहा हूँ, या थोड़ा सा और इसको सही करता हूँ। कुछ इस प्रकार से परतें होती हैं ये। तो ये मान लीजिए महाद्वीपीय क्षेत्र में है, तो यहाँ मोटाई ज़्यादा है, लगभग 33 किलोमीटर, और यहाँ पानी भरा हुआ है, तो ये महासागर के नीचे प्लेटें हैं, तो यहाँ 5 किलोमीटर है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम होती है, चूँकि महासागर में ज़्यादातर पानी भरा होता है और महाद्वीप में पानी नहीं होता है, तो पूरा का पूरा मोटा होता है। तो वही चीज़ लिखा है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी जो भूपरपट्टी है, जो पहली परत है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो यहाँ ये देखिए इसकी परत ये जो है पतली है, दिख रहा है आपको, और यहाँ देखिए मोटी है, पर्वत पठार मैदान है तो मोटी है। अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी क्रस्ट या ऊपरी परत और निचली क्रस्ट या निम्न परत। ऊपरी परत जहाँ मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें ऊपरी क्रस्ट में पाई जाती हैं, और ये महाद्वीपों का निर्माण इसी से हुआ है, ग्रेनाइट से। सिलिका एल्युमिनियम पाया जाता है, जिसको हम लोग सियाल बोलते थे, मैंने अभी आपको पढ़ाया सियाल सेमनी पे। तो जहाँ सियाल होता था ना, वही ऊपरी क्रस्ट है एक प्रकार से। और सिलिका एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता है, इसे सियाल भी कहते हैं। पी लहरों की गति यहाँ क्या है, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्राथमिक तरंगे हैं या प्राइमरी वेव्स हैं, उनकी गति 6.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद आता है निम्न परत, यानी नीचे की ओर जाते हैं, तो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट के बाद बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, और महासागरीय सतह का निर्माण इसी से हुआ है, यानी महासागर के नीचे जो सतह है, जो ज़मीन है, वो बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, उसको निचला क्रस्ट बोलते हैं। सिलिका मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसको सीमा भी कहते हैं, सीसा नहीं, यहाँ सीमा होना चाहिए। और पी लहरों की गति यहाँ बढ़ जाती है, 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यहाँ देखिए 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड था पी लहरों की गति, और यहाँ बढ़ जाती है 6.9। और मैंने बताया था पी लहरें ऐसी होती हैं कि इनका जो है कि ठोस में गति इनकी ज़्यादा हो जाती है, तो यानी कि जैसे जैसे अंदर की ओर जाती है, इनकी गति बढ़ती चली जाती है। ये 2 परतें क्रस्ट के भाग हो गए, यानी 2 भाग हैं। मान लीजिए आपका क्रस्ट है, तो इसके 2 पार्ट हैं। अब इन 2 पार्टों को मिलाने वाली एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, संक्रमण पट्टी पाई जाती है, उसको कोनार्ड संबद्धता या कोनार्ड असंबद्धता, कहीं कहीं कोनार्ड सांतत्य बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका जो है कि ऊपरी क्रस्ट है, और ये नीचे जो काला है, ये निचली क्रस्ट है। इसके मध्य एक पट्टी पाई जाती है, जिसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं या कोनार्ड सांतत्य कहते हैं, कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य एक पट्टी पाई जाती है, संक्रमण पट्टी, जहाँ दोनों की विशेषताएं पाई जाती है।
तो आपका क्रस्ट हो गया। फिर इसके बाद आता है मेंटल। इसका विस्तार मोह असंबद्धता से 29 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मोह असंबद्धता मैंने अभी आपको बताया, असंबद्धता को हम लोग शांतत्व बोलते हैं। अब देखिए इसको समझते चलिए, नहीं तो आप जो है कि भूल जाएंगे। ये आपका यहाँ तक यानी ब्लैक की पट्टी तक आपका जो है क्रस्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेंटल शुरू हो जाता है। तो क्रस्ट और मेंटल को कौन सा जोड़ता है? तो मोह डिसकंटिन्यूटी, इसी को मोह असंबद्धता कहते हैं। यानी मोह असंबद्धता से मेंटल शुरू हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक का क्षेत्र है वो मेंटल कहलाता है। निचले क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल को मोह असंबद्धता अलग करती है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 83% एवं द्रव्यमान का लगभग 68% भाग मेंटल में विद्यमान है। यानी सबसे ज़्यादा द्रव्यमान मेंटल का ही होता है और सबसे ज़्यादा आयतन भी इसी का होता है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 है। निचले क्रस्ट से ऊपरी मेंटल में पी तरंगों की गति 6.9 से बढ़कर 7.9 और 7.9 से बढ़कर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यानी कि जब हम क्रस्ट से मेंटल की ओर जाते हैं तो गति और बढ़ती जाती है। देखिए ऊपरी क्रस्ट में गति क्या थी? 6.1। फिर निचली परत में नीचे की ओर गए तो 6.9 हो गया। फिर अब क्रस्ट को पार करके मेंटल में आ गए तो मेंटल भी दो भागों में बटा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल में जो है गति 7.9 हो जाती है और निचले मेंटल में 8.1 हो जाती है। ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल ही ज्वालामुखी क्रिया से उद्गारित होने वाले लावा का प्रमुख स्रोत है। तो ये याद रखिएगा। ये मान लीजिए मेंटल है आपका, इसके दो पार्ट हैं, एक निचला वाला मेंटल, एक ऊपरी मेंटल। तो ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है इसमें मैग्मा पाया जाता है। इसी को हम लोग दुर्बलता मंडल कहते हैं या स्थेनोस्फीयर कहते हैं। यहीं से ज्वालामुखी फटता है तो आपका लावा निकलता है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक आपका, ये जहाँ तक मैं बता रहा हूँ ये मेंटल है पूरा। और ये देखिए यहाँ अपर मेंटल लिखा हुआ है, इससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए 2900 किलोमीटर है और ये मोह असंबद्धता है। तो मोह से लेकर 2900 किलोमीटर तक पूरा मेंटल पाया जाता है। और अपर मेंटल आपको ये दिख जाएगा, यहाँ से लेकर अपर यानी ऊपरी मेंटल। और ये जो पीला वाला भाग है ये स्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल है, जहाँ ज्वालामुखी से संबंधित आपके लावा या मैग्मा पाए जाते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, तो मेंटल की निचली परत को मध्य मंडल कहते हैं। मेंटल की ऊपरी परत को निचली परत से अलग करने वाली संरचना को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यानी कि इसको भी आप देख लीजिए। मैंने बताया कि जो मेंटल है दो पार्टों में विभाजित है, तो दोनों पार्ट को जोड़ने वाली जो डिसकंटिन्यूटी उसको रेपेटी बोलते हैं। तो अभी तक 3 मैंने आपको पढ़ा दिया। एक कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी जो दोनों क्रस्ट को जोड़ती है, ऊपरी और निचली क्रस्ट को जोड़ती है कोनार्ड। फिर निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जोड़ती है मोह। और दोनों मेंटल को यानी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जोड़ती है रेपेटी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और फिर जो है क्रोड या कोर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो निचले मेंटल या जब मेंटल का निचला हिस्सा खत्म होता है तो कोर की शुरुआत हो जाती है। और तरंगों की गति के आधार पर एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। यानी निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड को कौन सी असंबद्धता जोड़ती है? गुटेनबर्ग सातत्य या गुटेनबर्ग असंबद्धता। यह मेंटल और कोर को अलग करती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, यानी क्रोड जो है सबसे आंतरिक परत है, इसको केंद्रमंडल भी कहते हैं। निकेल और लोहा द्वारा निर्मित है, इसे निपे भी कहा गया है। कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से शुरू होता है और ये 6378 किलोमीटर तक जाता है। इसका तापमान 27,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और कोर का बाहरी भाग तरल तथा आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है।
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्रोड है या कोर। तो ये जो सॉलिड भाग है पीला वाला, ये ठोस है, और लिक्विड यानी जो ऊपरी कोर है वो आपका द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तो हर एक परत के 2 पार्ट हैं, क्रस्ट के 2 हैं, मेंटल के 2 हैं, और क्रोड के भी 2 हैं। तो दोनों को कौन कौन सी पट्टी अलग करती है वो भी मैं बताता चल रहा हूँ। तो मोहो बताया, गुटेनबर्ग बताया, रेपिटी बताया, कोनार्ड बताया। अब एक और असंबद्धता आएगी जिसको हम लोग कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी या लेहमैन असंबद्धता। ये दोनों कोर को अलग करती है, यानी ऊपरी कोर और आंतरिक कोर, या आप इसको बोलते हैं बाहरी कोर, आंतरिक कोर। दोनों को अलग जो करती है वो लेहमैन असंबद्धता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। पी तरंगों की गति के आधार पर कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर या आंतरिक कोर। बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर के घनत्व में भिन्नता के कारण इसको लेहमैन असंबद्धता अलग करती है, जो मैंने आपको बता दिया अभी। बाह्य कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है। यहाँ पर यस लहरें प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं, यस लहरें नहीं प्रवेश कर पाती हैं बाहरी कोर में। मैंने आपको बताया था कि जो यस लहरें हैं सेकेंडरी वेव्स, ये सिर्फ ठोस में चलती हैं, जहाँ तरल आता है वहाँ ये गायब हो जाती हैं। तो इसका मतलब जो बाहरी कोर है वो तरल है, तभी यहाँ पर ये गायब हो जा रही हैं। आंतरिक कोर का विस्तार 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक है, और ये प्लास्टिक अवस्था में, प्लास्टिक का मतलब प्लाज्मा अवस्था आप कह सकते हैं, ठोस अवस्था में, जैसे प्लास्टिक ठोस होता है। इसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, यानी कि घनत्व जो है 11 से 13 है। कोर में पी लहरों की गति बढ़कर 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यानी कि बाहरी कोर में जो यस तरंगे गायब हो जाती हैं और पी तरंगे स्लो हो जाती हैं। लेकिन जैसे आंतरिक कोर आता है ठोस अवस्था, तो पी तरंगे ठोस अवस्था में बहुत तेज चलती हैं। तो जैसे बाहरी कोर से बाहर निकलती हैं और आंतरिक कोर में पहुंचती हैं, तो पी तरंगों की गति फिर से बढ़ जाती है, जबकि जो यस तरंगे होती हैं वो तो ख़त्म हो जाती हैं बाहरी कोर में ही। यही चीज़ है, बस इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। जो है कि परतों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और चित्र वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दे रखा है। तो ये जो लिक्विड अवस्था में है, यहाँ पे जब पी और यस दोनों तरंगे पहुँचती है, क्योंकि जो यल वेव्स है वो तो ऊपर ही चलेगी, धरातल पर ही, अंदर 2 ही तरंगे आती हैं, पी और यस। तो यस वेव्स की प्रकृति होती है कि वो तरल अवस्था में नहीं चलती है। तो जब यहाँ पर आती है लिक्विड वाले में, तो यहाँ पर यस वेव्स गायब हो जाती है, लेकिन पी वेव्स की तरंग की गति जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, गायब नहीं होती है, क्योंकि वो तीनों अवस्था में चल सकती है। तो पी वेव्स की गति यहाँ पे स्लो होती है, लेकिन अंदर जैसे पहुँचती है यहाँ सॉलिड भाग मिल जाता है, तो पी तरंगों की गति फिर से बढ़ जाती है, और यस तरंगे तो यहीं पे गायब हो गई थी। तो यही कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।